हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन ऑन नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन का मतलब आपका लोड वहां पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे। बट इनपुट सप्लाई आप गिवन दे रहे हैं, इनपुट सप्लाई आप दे रहे हैं, पर आपका लोड वहां पे कनेक्टेड नहीं है। तो उसका सबसे पहले हम चलिए डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम से भी समझना हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सपोज ये अगर आपका ट्रांसफॉर्मर है, सपोज ये अगर आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कनेक्टेड है, लाइक दिस। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, क्लियर है। सपोज ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस पे डिपेंड करेगा कि किस साइड आप एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस साइड आप एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन पे डिपेंड करेगा आपको ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं इस साइड, राइट, इस साइड में सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब किस साइड हो गया बेटा? पर आपका यहाँ पे प्राइमरी साइड। अगर प्राइमरी साइड क्यों बोला? क्योंकि जिस साइड आप सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो आपका प्राइमरी होता है, जिस साइड आप सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो गया? आपका प्राइमरी। तो सपोज ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, सपोज ये आपका यहाँ पे जो बनाऊंगा मैं वो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा। यहाँ पे जो मैं वाइंडिंग बना रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस, ये आपका यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, क्लियर है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, क्लियर है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्यों बोला? क्योंकि उस साइड में सर्किट में एक्साइटेशन प्रोवाइड किया हूं, एसी वोल्टेज प्रोवाइड किया हूं, ये आपका वीएस सप्लाई वोल्टेज है, क्लियर है। नाउ सेकेंडरी साइड ध्यान देंगे, सेकेंडरी साइड आप कैसे बना रहे हैं? सेकेंडरी साइड कुछ इस तरीके से आपका वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। ये वाइंडिंग इस तरीके से क्यों, वो भी हम डील करेंगे, देखते जाएंगे सभी कोई। सपोज ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्लियर है। यहाँ पे जो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा वो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो आपका क्या होगा? E1 होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? यहाँ पे N1। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा वो आपका क्या है? E2। जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? E2, राइट। E2 इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान देंगे, E2 इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर है। और N1 एंड N2, N1 एंड N2 जो आप यहां लिखेंगे, N1 एंड N2, राइट, N1 एंड N2, N1 एंड N2 इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपका टर्न, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न हो गया, ठीक है। प्राइमरी टर्न वाइंडिंग, प्राइमरी टर्न वाइंडिंग एंड सेकेंडरी टर्न वाइंडिंग इज N2, क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लोड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ध्यान देंगे, यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है, मतलब क्या कंडीशन है बेटा? यहाँ पे अगर ये लोड कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे क्या चीजें कनेक्टेड है? ठीक है, क्या लगा हुआ है? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? नो लोड है यहाँ पे ना, नो लोड, ध्यान देंगे। ऐप यहाँ पे क्या है? नो लोड, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में क्या बिहेव होगा, कौन से लॉसेस आएंगे, वो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब लोड कनेक्टेड नहीं है, जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी साइड करंट कितना हो जाएगा? जीरो। सेकेंडरी साइड करंट कितना होगा यहाँ पे? जीरो। जब आपका लोड कनेक्टेड नहीं होगा ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा वहां पे? एट नो लोड कंडीशन कहलाएगा, क्लियर है। तो नो लोड कंडीशन पे यहाँ पे करंट कितना लेंगे आप? यहाँ पे जीरो। I2 कितना लेंगे यहाँ पे? जीरो। तो आप I2 लेंगे यहाँ पे जीरो, तो नो लोड पे आपका I2 करंट कितना होगा? जीरो होगा, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, ओनली प्राइमरी वाइंडिंग में आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, प्राइमरी वाइंडिंग को आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, प्राइमरी वाइंडिंग को आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, ध्यान देंगे। और ये सप्लाइड जो हो रहा है बेटा प्राइमरी वाइंडिंग में, वो करंट कौन सा है? आपका साइनसॉइडल नेचर का है। और जो फ्लक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा, जो आपका यहाँ पे फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी आपका कैसा है? साइनसॉइडल नेचर का है। जो भी कैसा बेटा यहाँ पे? साइनसॉइडल नेचर का है, क्लियर है। यहां तक तो मैं क्लियर बता चुका था आप लोगों को, देखते जाएंगे सभी को यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जब आपका नो लोड होगा उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में सिर्फ आयरन लॉसेज होगा। कौन सा होंगे बेटा? आयरन लॉस। एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, ध्यान देंगे, एट नो लोड कंडीशन, ठीक है, एट नो लोड कंडीशन, ठीक। आपका I2 करंट कितना होगा? जीरो। I2 करंट कितना होगा? जीरो, राइट। एंड आयरन लॉस इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। तो ओनली आपका ट्रांसफार्मर कोर में जो लॉस होगा उसको कोर लॉस बोलते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे वाइंडिंग कनेक्टेड, वाइंडिंग में लोड ही नहीं लगा है तो लोड में तो कोई पावर लॉस होगा ही नहीं, तो ओनली जो पावर लॉस होगा कहाँ पे हो रहा है? कोर पे हो रहा है। ओनली कहाँ पे पावर लॉस होगा? कोर पे। और कोर पे जो पावर लॉस होगा उसी को क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पे? आयरन लॉस या
कोर लॉस, उसी को आप आयरन लॉस बोलते हैं या फिर कोर लॉस बोलते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो एट नो लोड कंडीशन पे ओनली आयरन लॉस होगा, ओनली क्या होगा बेटा, आयरन लॉस होगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में आपका आयरन लॉस होगा, ठीक, लॉस एक ही लॉस हो रहा है वहां पे, वो है आयरन लॉस। क्लियर हो गया। अब देखेंगे ये जो आयरन लॉस है बेटा वो किसके कारण हो रहा है, लॉस किसके कारण हो रहा है, आयरन लॉस किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू अल्टरनेटिंग, ध्यान देंगे, अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स, अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स, जो आपका फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे एमएमएफ आएगा। बताया था आपको प्राइमरी वाइंडिंग में सबसे पहले मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स से आपका फ्लक्स जनरेट होगा, और वो जो फ्लक्स आपका ट्रेवल करेगा, वो जो फ्लक्स आपका यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ध्यान देंगे, जो फ्लक्स आपका यहाँ पे ट्रेवल करेगा वो फ्लक्स कुछ इस तरीके से होगा, वो फ्लक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। क्लियर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लक्स आपका आएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ इस तरीके से आपका फ्लक्स आएगा। और ये जो फ्लक्स है बेटा यहाँ पे, ये फ्लक्स जो हो रहा है उसका नेचर कैसा है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का नेचर कैसा बेटा, वहां पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, यहाँ पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का यहाँ पे है। ये चीज थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का आपका फ्लक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब आपका आयरन लॉस किसके कारण हो रहा है, इसी फ्लक्स के कारण हो रहा है आपका आयरन लॉस, राइट, यही फ्लक्स के कारण आपका आयरन लॉस हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, आयरन लॉस में दो कॉम्बिनेशन क्या क्या है, एडी लॉस और हिस्टेसिस लॉस। तो एक्चुअल में हिस्टेसिस लॉस क्या होता है, मैग्नेटाइज होना, डीमैग्नेटाइज होना, जब स्विच ऑफ कर देंगे तो डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज के कारण जो लॉसेस होते हैं उसको आप बोलते हैं हिस्टेसिस लॉस। क्लियर है। और आपका यहाँ पे सेकेंड जो आप बोलेंगे यहाँ पे एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या होगा, जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा आपका कोर पे, वो अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण कुछ जगह सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा, उस सर्कुलेटिंग करंट के कारण जो लॉस हो रहा है वो आपका एडी करंट लॉस है। क्लियर हो गया, यहां तक अच्छे से देखेंगे सभी चीज को यहाँ पे, ठीक। अब देखिए जो लॉस आपका आयरन लॉस हो रहा है बेटा वो आल्सो किससे सप्लाइड हो रहा है, ठीक है, ध्यान दिएगा, ध्यान सुनिएगा सभी कोई। दिस आयरन लॉस ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स, ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स। क्लियर हो गया, यहाँ पे आयरन लॉस जो बोल रहा हूं यहाँ पे अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स इन द कोर। क्लियर है। दिस आयरन लॉस आर ऑल्सो सप्लाइड बाई सोर्स आल्सो सप्लाइड बाई सोर्स, ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि यह सिंगल एक्साइटेड मशीन होता है, सिंगल एक्साइटेड मशीन है, तो यहाँ पे सोर्स के द्वारा ही आपका आयरन लॉस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। और आप ध्यान देंगे ये जो वोल्टेज है बेटा सेम आपका स्कोर में अप्लाई हो रहा है, सेम स्कोर पे अप्लाई हो रहा है, सेम स्कोर पे अप्लाई हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण, और आप लोग ऑल्सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा, आपका ट्रांसफार्मर जो है वो एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा आपका सप्लाई से, एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा आपका सप्लाई से, क्योंकि आप बोल रहे हैं यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं आपके। क्लियर है। तो यहाँ पे दो चीजें देखे आपने कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आयरन लॉस इंट्रोड्यूस हुआ, और इस आयरन लॉस के कारण वो क्या करेगा बेटा, सोर्स से आपका एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा, सोर्स से एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा। और अगर आप ध्यान देखेंगे सेम करंट, अगर ये करंट आई आ रहा है, राइट, और ये अगर वाइंडिंग है, ये अगर आपकी वाइंडिंग है, तो अगर मैं बोलूंगा एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा, मतलब क्या होगा, करंट ऐड होगा। तो एक करंट कौन सा होगा, एक कोई पाथ होगा जो पैरेलल कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल, तभी तो क्या होगा, ये आपका करंट सेम वाइंडिंग करंट होगा। मान लीजिए ये आपका वाइंडिंग करंट है और ये आपका करंट एडिशनल करंट आ रहा है जिसको आप आई नॉट करंट बोलते हैं। तो ये टोटल करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई करंट आई होगा, टोटल करंट क्या होगा, सप्लाई करंट आई। तो एडिशनल करंट आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, एडिशनल करंट, मतलब एक शंट पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, एक शंट ब्रांच यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे सर्किट में एक शंट ब्रांच इंट्रोड्यूस करेगा यहाँ पे सर्किट में। कैसे शंट ब्रांच इंट्रोड्यूस करेगा वो भी देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी कोई, लाइक दिस। अगर ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ये अगर यहाँ पे मैं प्राइमरी वाइंडिंग बना रहा हूँ ना, प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि आपका ओपन सर्किटेड है, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे ओपन सर्किटेड है। क्लियर है। ये सपोज आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सपोज आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ध्यान से देखिएगा क्या बना रहा हूं मैं। सपोज ये अगर आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, ये आपका क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये किससे कपल्ड है, यहाँ पे मैं आपका
कोर से कपल्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर से, तो इसलिए इसको आपके बीच में डबल लाइन खींचते हैं मैग्नेटिक कोर। अगर नहीं बनाएंगे तो वो आपका एयर कोर कहलाता है, ठीक है। अगर ये आपका सप्लाई है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे आपका सप्लाई है, ध्यान से देखेंगे ये आपका सप्लाई है, क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे N1 और नंबर आपका ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा E1। यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ टर्न इज N2 एंड ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है आपका क्या हो गया E2 हो गया। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि आपका आयरन लॉस क्यों हो रहा है, ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स आपका क्या होगा इंट्रोड्यूस होगा, आयरन लॉस इंट्रोड्यूस होगा और ये एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से, ये एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से, ये क्लियर है। तो एडिशनल तो मतलब इसलिए अब पैरेलल कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे आ गया। तो ये एक एडिशनल ब्रांच आपने निकाल लिया। अब ये ब्रांच कैसा मुझे ये नहीं मालूम, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये ब्रांच कैसा मुझे नहीं मालूम। अभी मैं सिर्फ ये ब्रांच बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिर्फ ये ब्रांच बना रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ ओनली ये क्या बना रहा हूँ यहाँ पे ब्रांच बना रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, अभी मैं ओनली यहाँ पे ब्रांच बना दिया। तो एक एडिशनल ब्रांच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस एडिशनल ब्रांच पे क्या क्या चीजें होंगी अब वो देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बार चेक करिए अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बार चेक करिए सभी को अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा, जो अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे आपका जो E1 जो इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे वोल्टेज, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोर में अगर ध्यान देंगे, वाइंडिंग और कोर से रेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आप होगा जो कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, और वो आपको क्या कहलाएगा, रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। वो क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट। तो एक आपका यहाँ पे क्या मिल गया आपको, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में क्या होगा आपको, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या मिल गया आपको, आई म्यू। क्या मिल गया बेटा आपको, आई म्यू। तो एक आपको मिलेगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, राइट, एक आपको मिल गया मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्लियर है। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मतलब आप पूरे इंडक्टेंस की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज एन इंडक्टेंस की तरह। और इंडक्टेंस के केस में आपको पता है कि करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, अगर आप बनाएंगे तो करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, क्लियर है। और एक कंपोनेंट होगा आपका वर्किंग कंपोनेंट, एक होगा आपका वर्किंग कंपोनेंट। अब ये सप्लाई के साथ सेम फेस पे होगा, ये सप्लाई के साथ क्या होगा, सेम फेस पे होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, वर्किंग कंपोनेंट। ये क्या होगा आपका वर्किंग कंपोनेंट, ये क्या होगा आपका यहाँ पे वर्किंग कंपोनेंट, क्लियर है, ठीक है। और वर्किंग कंपोनेंट अगर सेम फेस में है बोल रहे बेटा तो क्या बनाएंगे आप, रेजिस्टेंस। तो एक हो गया R0 और एक मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया X0। तो देखिए R0 और X0 क्लियर समझ में आया। एक है बेटा आपका फ्लक्स क्रिएट हो रहा है कोर में, तो वो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। और एक आपका बेटा सप्लाई हो रहा है, फंक्शन टू सप्लाई लॉसेस ना, इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट, राइट। और एक्टिव कंपोनेंट पे आपका वोल्टेज और करंट क्या होंगे, दोनों सेम फेस पे होंगे। तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, सेम फेस पे होंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया बेटा, अब आपको ये तो समझ में आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो एलिमेंट जुड़ा होगा वो R0 और X0 होगा। अब अगला क्वेश्चन, R0 और X0 सीरीज में कनेक्टेड होंगे कि पैरेलल कनेक्टेड होंगे। तो मैं एक एक पॉइंट को बताते जा रहा हूं, आपको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बताया कि एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा, इसलिए आपने क्या ले लिया, यहाँ पे एडिशनल पाथ ले लिया, क्लियर है, तभी तो करंट ऐड होगा वहां पे। सेकंड, आपने ये देखा कि उसमें दो कंपोनेंट है, एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट जो मैग्नेटाइजिंग के काम आता है और एक सप्लाई लॉसेस के काम आता है आपका। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड वर्किंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को आप यहाँ पे अगर सप्लाई दिखाएंगे तो एक्स से दिखाएंगे क्योंकि 90 डिग्री लैग करेगा, और एक रजिस्टिव कंपोनेंट जो कि आपका सेम फेस पे होगा। ये दो मिल गया। लेकिन अगला टास्क बेटा कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज की पैरेलल। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपने वाइंडिंग को कोर के साथ लगा के रखा है, तो वाइंडिंग को तो पैरेलल में वोल्टेज V ही मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज V मिल रहा है ना, तो वो कनेक्टेड कैसे होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो आप चीज बनाएंगे, यहाँ पे जो चीजें आप यहाँ पे बनाएंगे वो पैरेलल कनेक्शन होगा। वो क्या होगा बेटा आपका पैरेलल कनेक्शन होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बनेगा आपका R और यहाँ बनेगा आपका X, ठीक है, R और X, क्लियर हो गया। तो ये आपका बन गया, सपोज इसको मैं अगर बना देता हूँ X, तो ये हो गया बेटा आपका R, ये क्या हो गया आपका R। तो कंपोनेंट कौन कौन से आ गए यहाँ पे, कंपोनेंट कौन कौन से यहाँ पे आ गए, एक आ गया आपका R0 और एक आ गया आपका X0। R0 में जो करंट फ्लो रहा है बेटा उसको मैं बोला वर्किंग कंपोनेंट, और X0 पे जो कंपोनेंट फ्लो है उसको मैं I में बोला, और टोटल करंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, I0 करंट। और ये आपका I1 है मान लीजिए, और ये I1 डैश होगा, ये I1 है और ये आपका I1 डैश करंट है, I1 डैश करंट है। और एक एट नो लोड कंडीशन आप अगर I2 को 0 बोल रहे हैं, अगर आप I2 को 0 बोल रहे हैं बेटा तो I1 डैश भी 0 होगा। तो जितने करंट आपका सप्लाई करंट है वही करंट आपका नो लोड कंपोनेंट करंट हुआ कि नहीं हुआ। तो एट नो लोड कंडीशन आप बोल सकते हैं, एट नो लोड कंडीशन आप बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, एट नो लोड कंडीशन
अगर I2 जीरो है तो I1 डैश भी जीरो होगा, I1 डैश भी कितना होगा, जीरो। तो आपका I1 ही किसके इक्वल है, आपके I0 के इक्वल है। I1 ही किसके इक्वल है, I0 के। और I0 का कॉम्बिनेशन दो होगा वहां पे, एक वर्किंग कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, एक वर्किंग कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा। तो I1 और I0 यहाँ पे आप बना लीजिए। क्लियर है। तो एडिशनल करंट क्यों आया, लॉसेस के कारण आया। तो ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये नो लोड कंडीशन के लिए है। तो इक्विवेलेंट सर्किट एट नो लोड कंडीशन। तो ये हेडिंग क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट सर्किट एट नो लोड कंडीशन। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट एट नो लोड, एट नो लोड, एट नो लोड, इक्विवेलेंट सर्किट एट नो लोड। नो लोड कंडीशन के लिए आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लिया है, राइट। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लिया। अब अगर आगे और डिटेल्स इस पे स्टडी करोगे आप, तो आपको ये समझ में आएगा, ध्यान देंगे कि जो आपका I0 करंट होता है, अगर प्रैक्टिकली वैल्यू में जाएंगे तो I0 जो करंट आप बनाते हैं ना, I0 करंट, वो आपका 5 to 10% या 0 to 10% बोल सकते हैं आप, 0 to 10% ऑफ फुल लोड करंट होता है। फुल लोड करंट IFL होता है। ठीक है, तो IFL होगा। तो जो नो लोड कंपोनेंट होता है या जो नो लोड करंट होता है बेटा आपका, वो आपका कितना परसेंट होता है, 0 to 10% ऑफ IFL होता है। अब यहाँ पे दो और करंट आ गए, एक आपका I म्यू आ गया और एक आपका IW आ गया। तो I म्यू और IW, सॉरी I म्यू और I0 आपका जो I बनाए हैं, वो कितना कितना परसेंटेज होगा बेटा, आपके कितने परसेंटेज होंगे। अगर आप बात करेंगे I म्यू का और IW का, तो I म्यू इज अप्रोक्सीमेटली आपका 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। और IW जो होता है 1 to 2% या 1 to 3% बोल सकते हैं आप लोग, IFL होता है जनरली। ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है रेटिंग के और साइज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो I म्यू इज ग्रेटर देन क्या होता है आपका, IW होता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द करंट, वो आपने वहां पे उस पॉइंट को अच्छे से समझा दिया। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 5% होता है, अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 5% ग्रेटर देन होता है। अगर आप रफली देखेंगे I म्यू इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ, ठीक है, IW इज आपका 5% ऑफ I म्यू आएगा। ये आपका एक इक्वेशन और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अभी तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। चलिए, ठीक है, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक एक चीज को अच्छे से यहाँ पे चेक करते जाना आप लोग। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं हर एक चीज को आपको अच्छे से यहाँ बता रहा हूँ बेटा कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो हर एक चीज को जानना बहुत जरूरी होता है आपको। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मैं फेजर डायग्राम की तरफ मूव करूंगा तो आपको पता है कि सबसे पहले वर्किंग पे जाएंगे, डायग्राम देखेंगे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किसको रेफरेंस ले रहे थे हम लोग, किसको रेफरेंस लिए थे हमने रेफरेंस लिया था फाई को। हमने रेफरेंस लिया था बेटा फाई को। याद है ये फाई को क्यों लिए थे रेफरेंस, यही फ्राई वाइंडिंग आपका प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी मेन फील्ड फ्लक्स है। ये मेन फील्ड फ्लक्स आपका सबसे पहले एमएमएफ, जब करंट फ्लो होगा वाइंडिंग में तो एमएमएफ इंड्यूस होगा। एमएमएफ से जो आपका फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ फाई, वो ये फाई है। और फाई और आई आपका सेम फेस पे होते हैं, हमने पढ़ चुका है। और जो फ्लक्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ, ये फ्लक्स जब आपके प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करेगा या फ्लक्स लिंकेज प्राइमरी साइड देखेंगे तो वो N1 इंटू d∅dt होगा, N1 इंटू d∅1/dt होगा। तो वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो E1 होगा और वो आपका अपोज करेगा जिसके कारण जनरेट हुआ आपका। तो जो आपका होगा यहाँ पे वाइंडिंग जो वोल्टेज इंड्यूस होगा बेटा आपका, वो आपका कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। कितने डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। कितने डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। कौन सा लैग करेगा बेटा, आपका जो ईएमएफ आपका इंट्रोड्यूस हुआ, जो आपका ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग। कैसे लैग करेगा, आपको बताया था। अगर आप फाई देखेंगे तो हमने बोला था फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। और E1 की बात करूंगा तो E1 क्या होगा आपका, -N1 d/dt फाई एम साइन ओमेगा टी। सॉल्व करने से क्या आया था आपका आंसर, -N1 फाई एम इंटू ओमेगा। ठीक है, फाई एम इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको हमने कैसा लिखा था सॉल्व करके, N1 प्लस N1 फाई एम इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी -90।
तो ये जो माइनस आया आपका 90, यही 90 डिग्री आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो फ्लक्स से क्या करेगा, आपका फ्लक्स से क्या करेगा, 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे होगा। तो आपको E1 मिल गया। अगर E1 है तो E1 आपका जनरेट किसके कारण हुआ, सप्लाई देने के कारण हुआ, तो वो सप्लाई करंट के जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। जस्ट कितना होगा बेटा, आपके 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो इससे जस्ट 180 डिग्री पे आपको क्या होगा, यहाँ पे जस्ट 180 डिग्री पे क्या होगा आपका, यहाँ पे E1 होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे E1 होगा, सही VS होगा। क्या होगा यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज VS इक्वल्स टू आपका क्या होगा, E1, और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इसको -E1 भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, -E1 भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका होगा सप्लाई वोल्टेज, ध्यान देंगे। अब ये सप्लाई वोल्टेज आपको मिल गया, ये सप्लाई वोल्टेज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने E1 बनाया तो फ्लक्स फाई यहाँ पे आएगा, ये फ्लक्स आई से आपका EMF इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ। फ्लक्स 5 से ईएमएफ कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, राइट। नाउ E1 मिल गया। ये E1 और VS एक दूसरे के फेस अपोजिशन पे होंगे, राइट, मतलब 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा, तो आपने VS बना लिया। नाउ ये VS आपका पैरेलल कनेक्टेड है आपके कंपोनेंट से, दो कंपोनेंट जो कनेक्टेड, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक वर्किंग कंपोनेंट। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट पे इंडक्टेंस के केस पे वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या पढ़े थे आपने, कि करंट 90 डिग्री लैग करता है, तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। वोल्टेज अगर आपको मालूम है तो आपका आई म्यू करंट कहां आ जाएगा, लैग करेगा। कितने डिग्री लैग करेगा, 5 डिग्री। तो ये आपका 5 डिग्री देखिए, सॉरी 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये करंट कौन सा हो गया, आपका आई म्यू करंट हो गया। क्लियर है। और आई डब्ल्यू करंट क्या होगा, वो वोल्टेज के साथ सेम फेस पे होगा, वोल्टेज के साथ क्या होगा, सेम फेस पे होगा। तो यहां पे सेम फेस पे आप बना लीजिए आई डब्ल्यू, सेम फेस पे क्या बना लीजिए बेटा आप लोग, आई डब्ल्यू बना लीजिए, राइट। ये वर्किंग कंपोनेंट हो गया, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक आपका हो गया वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक हो गया बेटा आपका यहाँ पे वर्किंग कंपोनेंट। क्लियर है, देखते जाएंगे सभी को ही, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे। तो आपने बोला कि आपने आई डब्ल्यू और आई म्यू बना लिया बेटा, ठीक है। अब आप देखिए आई डब्ल्यू और आई म्यू का कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे आई नॉट है। आई डब्ल्यू और आई म्यू का कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, वहां पे आई नॉट है। तो आपका आई नॉट कहाँ पे आएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन ले लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। तो कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ कहीं पे आएगा आपका आई नॉट, ये आपका आ गया बेटा यहाँ पे आई नॉट। क्लियर है, तो ये आपने आई नॉट बना दिया। नाउ एंगल किसके बीच होगा, फाई नॉट एंगल किसके बीच होगा, एंगल जो होगा नो लोड पावर फैक्टर कितना होगा, तो नो लोड पावर फैक्टर की अगर बात करेंगे तो पावर फैक्टर जो होगा आपका वो एंगल बिटवीन हमेशा वोल्टेज एंड करंट होगा। तो वोल्टेज क्या है VS, करंट क्या है आई नॉट। तो ये एंगल जो होगा बेटा आपका, ये होगा आपका फाई नॉट, ये एंगल होगा आपका फाई नॉट। क्लियर है, तो आपका एंगल फाई नॉट कौन सा हो, क्लियर हो गया आपको। तो आपका फाई नॉट क्या है, दो हो गए। तो आई नॉट के दो कंपोनेंट बने, यहां से आई नॉट के दो कंपोनेंट बनेंगे। आपके आई नॉट के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक आई म्यू है और एक आपका आई डब्ल्यू है। तो आई म्यू को मैं क्या बोल सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ फाई नॉट की बात करेंगे तो आप आई म्यू को बोल सकते हैं, आई म्यू को आप बोल सकते हैं आई नॉट, ठीक है। आई नॉट, आई म्यू इक्वल्स टू आई नॉट साइन फाई नॉट, राइट। और आई डब्ल्यू को आप बोल सकते हैं आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट, बोल सकते हैं आराम से यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो आई नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है यहाँ पे। तो फाइनली जो आपको आई नॉट मिलेगा वो आई नॉट कितना आएगा आपका, आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। एक इक्वेशन आपको यहां मिल गया यहाँ पे, चलिए ये इक्वेशन भी आपको यहाँ मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक चीज को देखते जाइए आप लोग, हम लोग अच्छे से समझते जा रहे हैं। तो ये मिल गया आपका आई नॉट। तो नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट आई नॉट आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर, वेयर आई म्यू कितना होगा आपका आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई म्यू आपका सही आई म्यू होगा आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई डब्ल्यू होगा आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। अब अगर आपको यहाँ पे पावर चाहिए, आयरन लॉस देखना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई, ठीक है, वी आई कॉस फाई, यहां पढ़ते फॉर्मूला। तो कौन सा वी, सप्लाई वोल्टेज, कौन सा वी बेटा, सप्लाई वोल्टेज। क्लियर है, तो वी एस हो गया। और कौन सा करंट आपका, आई नॉट करंट, और कॉस ऑफ फाई नॉट करंट। ये सप्लाई वोल्टेज आपके E1 के इक्वल होगा, ये सप्लाई वोल्टेज आपके E1 के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पावर फैक्टर, ये भी सही पावर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, पावर हो गया। और ये हो गया आपका आयरन लॉस, इसी को आप क्या बोलते हैं, आयरन लॉस, इसी को आप बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, आयरन लॉस, या इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोर लॉस, या कोर लॉस के अलावा और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट पावर लॉस, कांस्टेंट पावर लॉस। तो यहाँ पे लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पावर लॉस आपका आयरन लॉस सर्किट में
फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। आयरन लॉस फिक्स होगा, वो सर्किट पे चेंज नहीं होगा, वो फिक्स अमाउंट पे रहेगा, तो इसलिए उसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस, करंट चेंज होगा तो आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से पावर चेंज होगा, वो कॉपर लॉस होता है। लेकिन आयरन लॉस आपका फिक्स होता है, क्योंकि सप्लाई हमारा इनपुट सप्लाई तो फिक्स होता है, इनपुट सप्लाई वोल्टेज आपका वीएस फिक्स है, तो आपका आयरन लॉस भी फिक्स होगा, इसलिए उसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस भी यहाँ पे बोलेंगे। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, यहां तक क्लियर हो गया सबको यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी को यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर ऑपरेशन ऑन नो लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर ऑपरेशन ऑन नो लोड कंडीशन, तो नो लोड कंडीशन पे मैंने यहां पे बना लिया। ठीक, अब आगे वर्क करते हैं इसमें और थोड़ा सा। तो जो जो चीजें हैं थोड़ा अच्छे से देख लेंगे आप लोग। अगर E2 बनाएंगे तो E2 भी इंट्रोड्यूस होगा, जो आपका वो सेकेंडरी साइड ही होगा, और वो आपका प्राइमरी जो वोल्टेज इंड्यूस आपके सेम फेस पे होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, कोई करंट इंट्रोड्यूस होगा तो आपका वर्किंग एट नो लोड की जगह ऑन लोड हो जाएगा। अगर आप लोड कनेक्ट कर देंगे तो I2 इज नॉट इक्वल 0, तो वो आपका कंडीशन हो जाएगा एट नो लोड की जगह ऑन लोड कंडीशन, वो भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिए यहाँ पे कि कैसे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अच्छे से कैसे समझ सकते हैं आयरन लॉस कॉपर लॉस को, और अलग से आयरन लॉस और कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम आगे और अच्छे से अभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन है आपका नो लोड कंडीशन, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ पे। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाइएगा सभी कोई। सपोज ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, पहले डायग्राम देख लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये आपका कोर है, राइट। यहाँ पे आप एक्साइटेशन सर्किट दिए हैं, यहाँ पे आपका स्विच कनेक्टेड है, ये आपका हो गया रजिस्टिव लोड, ये आपका स्विच है। ठीक है, यहाँ पे EMF E2, राइट, और यहाँ पे मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ ये। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये करंट आपका क्या है यहाँ पे I है, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे EMF जो इंड्यूस होगा वो E1 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। when M इज इक्वल्स टू, ध्यान देखिएगा, वेयर M इज इक्वल्स टू, ठीक है, M की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, 200, ठीक है, M की वैल्यू आपको गिवन है 200 अपान पाई। M की वैल्यू कितनी है? 200 अपान पाई। और जो आपका यहाँ पे वेव फॉर्म दिया हुआ है एंड I का वेव फॉर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है, I का वेव फॉर्म क्वेश्चन में आपको गिवन है। वो वेव फॉर्म कैसा है? कुछ इस तरीके से आपका वेव फॉर्म है, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे वेव फॉर्म है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे वेव फॉर्म आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम बना लेने दीजिए, फिर आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया कंप्लीट डायग्राम। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, यहाँ पे आप ये टाइम पीरियड देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक है आपका, राइट, और एक यहाँ पे है, ये आपका एक्सिस है। ठीक है, करंट I आपको दिया हुआ है, करंट I आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, करंट I आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, करंट I अगर आपको यहाँ दिया है तो हाफ टाइम पीरियड आपका जो है, सपोज ये अगर हाफ टाइम पीरियड ध्यान देंगे, ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज के हिसाब से चलता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपका 0.05 होगा यहाँ पे, और ये हो गया आपका 0.01 हो गया,
ठीक है, ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा 0.015, सॉरी ऐड कर दीजिए 0.6, आपको कितना हो जाएगा 0.05, और ये अगर जस्ट हाफ करेंगे, अगर आप यहाँ पे 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो 0.15 होगा। चलिए बनाइए यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी, और आंसर क्या आता है मुझे ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पीरियड मैं आपको बताता हूँ कितना कितना दिया है यहाँ पे। 0.015, ठीक है, 0.015 टाइमिंग है वहां पे, आपका टी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला देखिएगा ध्यान से, फाइंड E2, फाइंड E2, E2 कितना आ रहा है आपको ये यहाँ पे बनाना है, फाइंड E2। ठीक है, चलिए ये बनाइए क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आराम से सभी कोई। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी कोई आराम से यहाँ पे। ठीक है, अब सोचिएगा अच्छे से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच आपका ऑन होगा उस कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है, वो भी देखेंगे। पर हाँ फिलहाल तो आपका E2 चाहिए, फिलहाल आपको E2 चाहिए, तो E2 क्या होगा अपने को पता है, हम जो यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे E2 इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, माइनस म्यूचुअल इफेक्ट के कारण होता है d/dt इंटू आई ऑफ टी। अगर करंट के टर्म पे लिखेंगे तो आपको ये बताया था एम सेल्फ या ऐसे एल सेल्फ और एम म्यूचुअल वाला आपको बताया था उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो माइनस एम d/dt इंटू आई ऑफ टी, ये आपको यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई पाई, एम कितना गिवन है 200 डिवाइडेड बाई पाई। देखते जाएंगे सभी कोई, और स्टार्टिंग का स्लोप देखिए, ये यहां से 0 से स्टार्ट होके 0.05 तक जा रहा है, तो चेंज इन टाइम कितना बेटा यहाँ पे 0.05, और आपका मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है 5, कितना चेंज हो रहा है 5। तो अगर फॉर्मूला पुट करूंगा E2 में, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 200 डिवाइडेड बाई पाई। स्लोप आपका देखिए पॉजिटिव स्लोप है ना, स्लोप कैसा आपका वहां पे पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप कैसा बेटा आपका वहां पे पॉजिटिव स्लोप है। क्लियर है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव स्लोप है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और वहां पे चेंज इन करंट di/dt बोल रहे हैं ना, चेंज इन करंट कितना होगा, चेंज इन करंट कितना होगा आपका यहाँ पे, अगर आप बात करें चेंज इन करंट का, तो ये 5 है और ये 0 है, तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.05 चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपने बना दिया यहाँ पे। तो कितना आंसर आता है सॉल्व करने से, ये कितना आंसर आता है सॉल्व करने से, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका 5 डिवाइडेड बाई 0.05 करेंगे तो 100 आएगा, 100 इंटू माइनस 200 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से देखेंगे आप लोग 0.05 वहां पे है आपका सेकंड है, तो आपका कितना आ गया आंसर वहां पे, कितना आंसर आ गया वहां पे आप लोगों का, यहाँ पे हम जो बनाया उसके हिसाब से फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई अगर देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ अगर पाई देखेंगे तो -20,000 कितना आएगा बेटा वहां पे, -20,000 आएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान से देखेंगे। अब अगर करेंट आपका किस में, वो भी इंपॉर्टेंट है, करेंट आपको किस में दिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट किस में दिया बेटा आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू क्वेश्चन में, ये मैं एल की वैल्यू बोल रहा हूँ, सपोज एल की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं मिली हेनरी में, सो सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं मिली हेनरी है। अगर ये मिली हेनरी है तो एल, अगर ये मिली हेनरी में है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू 10 टू पावर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने से कितना आ रहा था ये, -20,000 आ रहा था आपका, -20,000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3। आएगा, कितना आएगा आंसर आपका, -20/पाई। तो E2 कितना इंड्यूस हुआ बेटा आपका, -20/पाई, -20/पाई आएगा। ठीक है, -20/पाई आएगा आंसर आपका। चलिए
अब ये वोल्टेज कहां तक रहेगा, 0 से 0.05 तक, 0 से 0.05। तो जो वोल्टेज आपको इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, ध्यान से देखेंगे, जो वोल्टेज आपको इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, जो वोल्टेज आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, वो वोल्टेज कैसा आएगा वो एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे सपोज ये इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, सपोज इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, सपोज वो अगर आप बनाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए, सपोज ये अगर आपका 0.005 है, 0.05 है यहाँ पे, और ये टाइम आपका 0.01 है, और ये टाइम आपका 0.015 है। फाइनली आप अगर यहाँ तक जाएंगे, आप इसमें आगे अगर आपका यहाँ पे पॉइंट कितना है, ये आपका ये हो गया पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका 0.02। तो वेव फॉर्म कैसा बनेगा, पहले केस में -20/पाई, -20/पाई यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक कितना रहेगा बेटा, कांस्टेंट कितना आएगा, -20/पाई। अब आगे बढ़ेंगे तो चेंज इन करंट अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड कहाँ तक के लिए समझ में आ गया। अब चेंज इन करंट दोबारा देखेंगे तो आपका +5 से -5 तक जाएंगे, +5 से -5 तक जाएंगे, तो E2 इज इक्वल्स टू -200/पाई इंटू 10⁻³ हो गया। इसको एक साथ लिख दिया मैं यहाँ पे, इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 10 माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना आएगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट कहाँ तक चेंज हो रहा है बेटा, आपका यहाँ पे 10 तक हो रहा है, और डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई अगर आप बात करेंगे तो ये आपका होगा 0.01 तक, 0.01 तक। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए, 1000 इंटू 10⁻³ 1 हो गया यहाँ पे, तो -2000/पाई, माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -200/पाई। कुछ मिस्टेक तो नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर स्लोप आपका यहाँ पे, अगर स्लोप आपका निगेटिव है, पहला स्लोप पॉजिटिव था तो मैंने प्लस लिखा था, अगर दूसरा स्लोप निगेटिव है यहाँ पे तो ये आपका माइनस के बाहर माइनस भी होगा, तो ये टोटल क्या आएगा बेटा, +200/पाई आएगा, +200/पाई आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, +200/पाई आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो आपका मेन आंसर कितना हो जाएगा, +200/पाई होगा, +200/पाई होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा +200/पाई। और फर्स्ट का आंसर कितना आएगा वो भी देख लीजिए वहां पे, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 0.05 अगर मैं करता हूं तो आपका कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.05, 100 इंटू 10⁻³ अगर आप करेंगे तो, ठीक है, 5 यहाँ पे 10 है, 10 माइनस आपका 0.01 है, 1000 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, +200/पाई। और लास्ट अगर केस देखेंगे E3 को, तो E3 कितना आएगा वहां पे, सेम केस पे अगर देखेंगे तो आपका स्लोप फिर से क्या हो गया बेटा, आपका पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, तो माइनस, आपका बाहर से एक ही माइनस होगा, -200 है ना, कितना है आपका वहां पे, 200/पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर देखेंगे तो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट -5 से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, तो -5 से 0 तक जा रहा है यहाँ पे, -5 से 0 तक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका 5 - 0 के थे तो यहाँ पे आपका 0 - 5 तो +5 आएगा यहाँ पे आंसर, डिवाइडेड बाई आपका टाइम पीरियड इज 0.05 आएगा, 0.05 आएगा यहाँ पे, 0.05 आएगा। तो सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा 5 ना, प्लस क्यों समझ में आया, क्योंकि आप लिखेंगे क्या, 0 - 5 लिखेंगे, 0 - -5 तो +5 आएगा आपका आंसर, ठीक है। स्लोप को लिखेंगे तो सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर, स्लोप का सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 0.05, 5 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू -200, तो आपका -20/पाई, -20/पाई। तो वापस आ गया आपका आंसर जो आपको चाहिए था। तीनों कंडीशन के लिए आपने आंसर यहाँ पे निकाल लिया, तीनों कंडीशन के लिए आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। तो पहले कंडीशन के हिसाब से ये आएगा, दूसरे कंडीशन के हिसाब से कुछ यहाँ पे कांस्टेंट ज्यादा आएगा, यहाँ तक रहेगा,
ठीक है, कहाँ तक रहेगा आपका, यहाँ तक रहेगा। और तीसरे कंडीशन के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से वापस आपका वहां पे आएगा, ये आपका वेव फॉर्म बन जाएगा, ये आपका वेव फॉर्म बन जाएगा। तो 2 - 20 और ये आपका वेव फॉर्म यहाँ पे प्लॉट हुआ। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्या मिलेगा, ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। अगर आप ट्रायंगुलर वेव देते हैं तो आपका जो स्क्वायर ईएमएफ बना बेटा वो आपका स्क्वायर वेव मिला, वो क्या मिला आपको वहां पे, स्क्वायर वेव मिला। तो इस तरीके से आप वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इसको अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी कोई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। सपोज ये अगर आपका डायग्राम है, ठीक है, और कोर कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, कोर कनेक्टेड है, लाइक दिस। अगर आपका कोर यहाँ पे कनेक्टेड है, कोर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले आप लोग आराम से। यहाँ पे का वोल्टेज आपको पता रहेगा, यहाँ पे का वोल्टेज आपको मालूम है, ये वोल्टेज आपको वहां पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, वैल्यू बताता हूँ आपको। ये आपका ए टर्मिनल, बी टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका 100 एट एन एंगल ऑफ 0 और 100 एट एन एंगल ऑफ 120, 100 एट एन एंगल ऑफ 120। क्लियर है, जो वोल्टेज गिवन है। और टर्न रेशियो दिया है, एक है आपका 1:1, एक टर्न रेशियो है आपका 1:1 और दूसरा टर्न रेशियो है 1:2, दूसरा टर्न रेशियो है 1:2, 1:2। ये आपको दिया है 1:2 है और एक 1:1 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, यहाँ पे वो देख लीजिए। आपको फाइंड करना है यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस, यहाँ पे लगा है वोल्ट मीटर, वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर। कितना रीड करेगा वी, बताइए चलिए आंसर। फाइंड वी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइंड वी, आपको वोल्टेज फाइंड करना है ना, फाइंड वी। चलिए बनाइए आराम से सबको इसको और देखिए कैसे आंसर आएगा इसका, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे ये आपको बताना है। दो आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, 1:1 ट्रांसफॉर्मर है। सपोज इसको मैं E1 लेता हूं, ठीक है, तो इसको मैं क्या ले लिया, E2। अगर E1 A के लिए है तो ये E2 A के लिए है। ये अगर E1 B के लिए है तो ये आपको क्या होगा, E2 B के लिए होगा। और E2 A प्लस E2 A प्लस E2 B ही आपका आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। ये क्लियर है आपको यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी है, आराम से देखिए। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। E2A प्लस E2 B इज इक्वल टू V होगा, E2A प्लस E2 B इज इक्वल टू V आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, देखते जाएंगे सभी कोई। अब जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो देखिए N1/N2 अगर करेंगे, N1/N2 राइट इज इक्वल टू E1A/E2A। क्लियर है, E1A/E2A, राइट। यहाँ सॉल्व करेंगे तो सेम यही होगा। और अगर आपको यहाँ पे E2A चाहिए, E2A चाहिए तो क्या हो जाएगा, E2A अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो E1A इंटू N2/N1 होगा, N2/N1 होगा, राइट, N2/N1 होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपका E1A है, तो E1A और ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं ना, मैं इसी को यहाँ पे बनाया हूँ, आप देखिएगा। ये यहाँ पे वोल्टेज E1A है, यहाँ पे वोल्टेज E2A है, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसके लिए, E1A के, E2A के लिए। किसके आगे आंसर बेटा आपका, E2A के लिए आपने यहाँ पे निकाल लिया। सिमिलरली अगर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो E2B भी आपका क्या होगा, आपका E1A इंटू N2/N1 होगा, सेम होगा,
राइट। नाउ अब E2A और E1A2B जो आपने निकाला है वो E1A पे डिपेंड कर रहा है, और E1A और आपका सप्लाई वोल्टेज क्या होता है एक दूसरे से फेस अपोजिशन पे। नाउ आपको मालूम है, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिकल ट्रांसफर बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो जो आपका वोल्टेज होगा E1A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VS होगा, या आप बोल सकते हैं कि VS जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई कौन सा VAB, सप्लाई कौन सा उसको लिख देते हैं बेटा यहाँ पे माइनस ऑफ VAB होगा, माइनस ऑफ VAB होगा, या VAB को आप बोल सकते हैं VAB मुझे पता है, तो VAB इज इक्वल्स टू सॉरी E1A कितना होगा बेटा आपका, E1A कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 100 एंगल 0। अगर 100 एंगल 0 के सामने माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, बट एंगल एक दूसरे से 180 डिग्री फेस शिफ्ट पे हो जाएंगे। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से E1A मिल जाएगा, E1A आपको यहां से मिल जाएगा, E1A आप यहां पे से सॉल्व कर सकते हैं, ये E1A है। क्लियर है, E1A बना दिया मैंने। अगर E1A ये है बेटा यहाँ पे, तो E2B भी कितना होगा, E1B भी कितना होगा यहाँ पे, E1B भी कितना होगा यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करते हैं तो E1B कितना होगा माइनस ऑफ VBC, और अगर आप सॉल्व करते हैं तो E1B आपका आएगा माइनस ऑफ 100 एट एन एंगल 120। तो फाइनली आंसर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंगल आप अगर ऐड करेंगे तो 300 आएगा, एंगल कितना आएगा 300, तो E1B हो गया, E1B भी हो गया आपका। E1A और E1B अगर आपको मिल गया है तो फाइनली V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप देखेंगे ध्यान से देखिए तो E1A मिल गया, E2A मिल गया, राइट। तो आपको फाइनली यहाँ पे E2A कितना हो जाएगा, E2A देन E2A कितना होगा बेटा यहाँ पे, E2A इज इक्वल्स टू E1A, क्योंकि टर्न रेशियो 1:1 है, तो आंसर कितना आएगा आपका 100 एंगल 180 डिग्री वोल्ट। नाउ E2B की अगर मैं बात करूंगा तो कितने टाइम्स है, 2/1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ E1B होगा, 2 टाइम्स ऑफ E1B ये लिखेंगे बेटा, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 200 एंगल 300 डिग्री वोल्ट। क्लियर है। तो फाइनली आपका सप्लाई वोल्टेज फाइनली जो आपका वोल्ट मीटर रीड करेगा वो E2A प्लस E2B होगा, तो सॉल्व करके मैं चेक करता हूँ कितना आंसर मेरे यहाँ पे आ रहा है, सॉल्व करके मैं चेक करता हूँ मेरा कितना आंसर यहाँ पे आ रहा है। E2A कितना है बेटा यहाँ पे 100 एंगल 180 प्लस 200 एंगल 300, अगर आप सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर जो आपका आना चाहिए वोल्ट मीटर रीडिंग का वो आएगा 173.21 वोल्ट, 120.21 एट एन एंगल -90। ये आपका सप्लाई वोल्टेज आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा बेटा यहाँ पे, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा 173.2 वोल्ट, 173.2 वोल्ट, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 173.2 वोल्ट यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होगी यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और नो लोड कंडीशन जो मैंने आपको बताया वो पूरा आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां पे ट्रांसफार्मर ऑन, ठीक है, ट्रांसफार्मर एट ऑन कंडीशन देखेंगे, ट्रांसफार्मर एट ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन में ट्रांसफार्मर कैसे बिहेवियर होता है, ये कंप्लीट चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।